नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुई संसद की कार्यवाही। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार। लोकसभा में नारेबाजी के बीच आज भी नहीं चल सका प्रश्नकाल। संसद में राहुल गांधी के व्यवहार की भाजपा ने की निंदा। कहा, संसदीय नियमों को नहीं मानना घमंड। आसंदी का अपमान करने पर तुले हैं नेता विपक्ष। बकाया डीए भुगतान मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। 3 सदस्यीय नई कमेटी गठित करने का फैसला। कोर्ट ने कहा, 25% बकाया का तुरंत करना होगा भुगतान। क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने पर भारत का जोर। वॉशिंगटन में 50 से अधिक देशों की। और आइए सीधा रुख करेंगे लोकसभा का। श्रीपद यसो नाइक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री एल मुरुगन। Mr. Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Sushri Shobha Karandeleji, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 3 of today's revised list of business pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री एल मुरुगन। Respected Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Sri Tokan Savi, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 4 of today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 5 श्री सुरेश गोपी। Respected Speaker, sir, with your permission, I rise to make the statement of the House listed against my name on serial number 5 in today's revised list of business regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 5th report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas 2024-2025 on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 23rd report of the Committee 2023-24 on review of policy on import of crude oil pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. This may please be considered as read. Thank you. सदन में तख्तियां लेके आओगे और बैनर लेके आओगे तो सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, धन्यवाद। प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। सभी संशोधन अस्वीकृत हुए। अब मैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण को जो उन्होंने 28 जनवरी 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके प्रति हम अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं
कि वह सभागृह की मर्यादा को बनाए रखे, बैनर, तख्तियां, नारेबाजी न करे, आप सदन को चलने दें। बजट पर, महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा होगी, सबको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, सभागृह का अपमान करना चाहते हैं, सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा करते रहे और लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार अपील की कि जो संसद है वो नियम के अनुरूप चलती है और चर्चा को गंभीर स्थान मिलना चाहिए, महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। लेकिन विपक्ष के व्यवधान के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव के तहत हुई धन्यवाद चर्चा के बाद राष्ट्रपति के प्रति सदन की तरफ से आभार प्रस्ताव पारित कराया। ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हुआ और लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए एक बार फिर से स्थगित कर दी गई। तो आपको बता दें कि विपक्ष का लगातार व्यवधान ये बड़ी वजह रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसे ध्वनिमत से पारित करा लिया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच ही यह मतदान हुआ और ध्वनिमत से यह प्रस्ताव पारित हुआ, यानी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत हुई जो चर्चा थी उस प्रस्ताव को पारित करा लिया गया लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार हंगामा कर रहे सांसदों से यह अपील की कि सदन नियम के अनुरूप ही चलेगा। उन्होंने कहा कि तख्ते, पोस्टर और पर्चियां लेकर के यदि आप अध्यक्षीय आसंदी के सामने आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। और बार बार अपील करने के बाद भी जब विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा करते रहे तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कराया और राष्ट्रपति के अभिभाषण के तहत धन्यवाद प्रस्ताव की जो चर्चा थी उस प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ने पारित कराया। उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा से ध्वनिमत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करा लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने चेतावनी दी, अपील की कि सदन की मर्यादा को बनाए रखें और यही काम संसद के प्रतिनिधियों का है। लेकिन हंगामा कर रहे सांसदों ने अपना जो व्यवधान था, अपना जो हंगामा था वो लगातार जारी रखा और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र, संसद से हमने देखा कि धन्यवाद प्रस्ताव के तहत जो चर्चा हुई थी उसके बाद इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कराया गया और लोकसभा स्पीकर की अपील के बावजूद विपक्ष के सांसदों का हंगामा नहीं थमा और सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। पराक्रम, देखिए ये लोकतंत्र की बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है जब देश और दुनिया सदन के सुचारू कार्रवाई की तस्वीर देखना चाहता है, जहां पर मुद्दों पर चर्चा हो और जब मौका हो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। ऐसे में पहले दिन से अगर आप देखें, 4था दिन है, लगातार विपक्ष का हंगामा जारी रहा और पहले दिन से ही जब सत्ता पक्ष की तरफ से प्रस्ताव पे चर्चा हुई और जब विपक्ष को मौका मिला तो पहले वक्ता के तौर पे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मौका मिला और राहुल गांधी ने देखा आपने किस तरह से जो वो मुद्दे जिसका कोई वर्णन नहीं है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और वो ऑथेंटिक नहीं है जी, उन मुद्दों की चर्चा की और न सिर्फ उन मुद्दों की चर्चा की बल्कि उसको कोट करने का भी प्रयास किया, जबकि आसन की तरफ से लगातार 5 बार ऐसी व्यवस्था दी गई जिसके बाद रूलिंग के तहत आपको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी लगातार बोलते रहे और इसी वजह से आपने देखा कि सदन में विपक्ष का हंगामा रहा, सत्ता और विपक्ष के बीच में गतिरोध रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही। और आज 4था दिन है। आज आप देखिए सुबह जब 11 बजे नई उम्मीदों के साथ आज ये था कि आज कहीं ना कहीं एक सार्थक चर्चा देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से दोनों के बीच में रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के साथ बात करके, लेकिन वो तस्वीर नहीं दिखी। 11 बजे संसद की कार्रवाई प्रारंभ होती है लोकसभा की और 11:01 पे लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है 12 बजे के लिए। 12 बजे पुनः लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ होती है और उसके बाद
आपने देखा कि पेपर लेट हो रहा था, जो कि एक संसदीय परंपरा में पेपर लेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब संबंधित मंत्रालय अपनी रिपोर्ट्स को पेपर को टेबल करता है तो वो प्रक्रिया करने के बाद हंगामा आपने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र में तख्तियों के साथ विपक्षी सांसद पहुंचे थे, नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि इससे पहले 8 जो विपक्षी सांसद हैं उनको पूरे सदन की कार्रवाई के लिए बर्खास्त कर दिया गया। बावजूद इसके लगातार जो सांसद अंदर हैं वो वेल में आ रहे हैं। और आपने कल की तस्वीर अगर देखें तो एसजी यानी कि सेक्रेटरी जनरल की कुर्सियों पे खड़े होकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, जो कि संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए मर्यादा कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है, किस तरह के मुद्दों पे चर्चा करना चाहता है और क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बात को समझना चाहते हैं। पराक्रम, एक और बात, अभी मेरी बहुत सारे सांसदों से बात हुई, सभी सांसद का कहना है, सभी लोगों का कहना है कि सिर्फ एक व्यक्ति के, किसी एक पार्टी के एक व्यक्ति की मनमर्जी की वजह से पूरा विपक्ष एकजुट है और लगातार संसद को अमर्यादित तरीके से चलाना चाहता है, नियमों के खिलाफ चलाना चाहता है। अब बताइए, बंगाल में चुनाव, अभी मेरी चिराग पासवान से बात हो रही थी, बंगाल में चुनाव हुए, ममता दीदी बंगाल छोड़कर सुप्रीम कोर्ट आ जाती हैं, तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो कि उनको मिला हुआ, उनके सांसदों को मिला हुआ है, उनके विचारों को रखने के लिए, क्या विपक्ष नहीं चाहता है कि लोकतंत्र की तस्वीर उस तरह की दिखे कि टीएमसी के सांसद बंगाल के मुद्दों को भी रखें? सपा के सांसद चाहते हैं, यही सभी लोग कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है और राहुल गांधी क्यों नहीं समझना चाहते, नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं समझना चाहते। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटना हुई है जिस पर लेकिन अमरेंद्र, हमने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री का ऑन रिकॉर्ड सदन में यह बयान है कि जब राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया तो उन्होंने नहीं कहा, जो नहीं कहना चाहिए था उस पर वो अड़े रहे, और जब बोलने का मौका दिया तो फिर वो सदन के अंदर नहीं बोले और बाहर आकर के वो ये कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। इस पर हमने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा, और लोकसभा अध्यक्ष भी बार बार ये कह रहे हैं, रूलिंग को बताते हुए ये कह रहे हैं कि सदन की कार्यवाही जो है वो नियम के हिसाब से चलेगी। ये भी समझना महत्वपूर्ण है, मतलब एक फेक नैरेटिव को फैलाने की कोशिश की जा रही है। पराक्रम, देखिए यही एक बड़ा मुद्दा है। आप एक तो अमर्यादित तरीके से अपनी बात रखेंगे, नियमों की अवहेलना करेंगे, उस चीज का वर्णन करेंगे, उस किताब का वर्णन करेंगे जो प्रकाशित ही नहीं हुई। और ऐसे में जब कल आपने देखा निशिकांत दुबे जो है मतलब पार्लियामेंट के बाहर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्होंने ऐसी ढेरों किताबें, यानी कि किताब के बदले में किताब की परिभाषा को लेकर आए, और उन्होंने ऐसी कई ढेरों किताबें जो नेहरू और गांधी परिवार की कई चीजों को सामने रखता है, जो कि बैन है, उन किताबों का भी कोट करने का प्रयास किया। तो जब आप प्रयास कर सकते हैं संसद के अंदर, तो संसद के बाहर अगर सत्ता पक्ष के लोग सांसद करना चाहते हैं तो फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आपने निशिकांत दुबे के लिए नोटिस दिया है, आपने लोकसभा स्पीकर को उनको बर्खास्त करने के लिए, तो क्या बर्खास्तगी सदन में नेता प्रतिपक्ष की नहीं होनी चाहिए? क्या बर्खास्तगी जो और लोग लगातार 8 लोग बाहर हैं, लेकिन जो और लोग विपक्ष के और खासकर कांग्रेस के लोग जो अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी बर्खास्तगी नहीं होनी चाहिए? और साफ तौर पर मर्यादाओं को छीड़ किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष का एक आम तौर पर आपने पराक्रम देखा होगा, आपने तो काफी करीब से संसद को कवर किया, लोकसभा स्पीकर ने हमेशा हर व्यक्ति को मौका देने का प्रयास किया, और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है पराक्रम, वो पहली बार जो चुन के सांसद आते हैं उनके ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है कि उनको बड़े विश्वास के साथ जनता ने भेजा होता है उन मुद्दों को उठाने के लिए जिसकी चर्चा उनको लोकतंत्र के मंदिर में करनी है। लेकिन हंगामे की वजह से, मान लीजिए प्रश्नकाल कितना इंपॉर्टेंट काल होता है, एक सांसद का बहुत मुश्किल से नंबर आता है, और जब उसको मौका मिलता है और उस दिन हंगामे की वजह से अगर सदन की कार्रवाई को स्थगित होना पड़ा तो कितना बड़ा मलाल होता है। और वो जो उसके क्षेत्र की जनता है, उस सांसद की, वो बहुत उम्मीदों के साथ देखती है। तो ये बड़ा आप हनन कर रहे हैं लोकतांत्रिक जो आपको अधिकार दिए गए उसका, और इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। विपक्ष को समझना चाहिए, अभी भी मौका है, क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है। और मुझे लगता है लोकतंत्र के इतिहास में इस तरह की किसी पहली घटना होगी जब विपक्ष इस तरह से महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वॉकआउट कर रहा है, हंगामा कर रहा है, और विरोध का प्रदर्शन। आप देखिए कि सेक्रेटरी जनरल की कुर्सियों पर खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम राष्ट्रपति का सम्मान यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो ये तो स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि किरेन रिजिजू ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। आपका लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नियम नहीं मानते हैं,
रूल्स पे नहीं चलते हैं, वहां का स्पीकर रूलिंग पे नहीं बनते हैं। आप ज्यादा सीनियर हैं, आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपका लीडर ऑफ द हाउस राहुल गांधी को भटकने से आप क्यों नहीं समझाते हैं? वहां वो रूल नहीं मानते हैं, वो अपने हिसाब से मर्जी से चलाना चाहते हैं। आप लोग समझाना चाहिए उसको समझाने की जगह आप खुद भटक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये अपर हाउस है, अपर हाउस का एक सम्मान है। तो लोकसभा में भी विपक्ष का जो हंगामा था वो जारी रहा। इस पर किरेन रिजिजू ने कहा कि आप बहुत वरिष्ठ हैं, तो आप राहुल गांधी को समझाइए कि वो इस तरीके का व्यवहार ना करे, कम से कम विपक्ष का नेता होने के नाते। और साथ ही राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में तमाम वरिष्ठ नेता है, लेकिन आपको अपने अबोध बालक के लिए अपनी पूरी पार्टी को बंधक नहीं बनाना चाहिए। मैं खड़गे जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और देश को भी यह स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर समय हर तरीके से चर्चा करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए तैयार है। लोकसभा में जो बातें हुई हैं उसका जवाब लोकसभा में हमारे सदन के नेता और संसदीय दल के नेता और देश के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर जवाब देने के लिए तैयार बैठे रहे। लोकसभा को आपने चलने नहीं दिया। एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। तो जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत हुई चर्चा का जवाब देना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के व्यवधान की वजह से सदन नहीं चल सका। और आइए सदन में लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा, यह भी सुनते हैं। कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण को जो उन्होंने 28 जनवरी 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके प्रति हम अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो विपक्ष के व्यवधान के बीच ही लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित करा लिया गया। संसद भवन से हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, हमने अभी राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा को सुना, इसके पहले हमने किरेन रिजिजू को सुना, लोकसभा अध्यक्ष को भी सुना। जब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि नियम के हिसाब से चलिए और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर विपक्ष के हंगामे का औचित्य यहां पर समझना जरूरी है और दर्शकों को भी समझाना जरूरी है। अमरेंद्र, पराक्रम, एक चीज और समझनी होगी, अगर आप अभी तक के लोकतंत्र के इतिहास को देखें तो भारतीय संसद में जब तक राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है तो नेता प्रतिपक्ष एक बड़ी भूमिका के तौर पे न सिर्फ सरकार का जो रोड मैप होता है और जो भविष्य की भावी योजनाएं होती हैं जो सरकार पेश करती है राष्ट्रपति जी के माध्यम से, उस पर न सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया देते हैं बल्कि वो सुझाव भी देने का काम करते हैं। ऐसा पहले से पास्ट प्रैक्टिस में चला आ रहा है और मुझे लगता है ऐसी पहली ये घटना होगी जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अपनी मनमानी कर रहे हैं, चर्चा से बच रहे हैं और जिसकी वजह से आप देखें लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ना चाहते हुए भी लोकसभा अध्यक्ष को बिना विचार के, बिना चर्चा के अगर राष्ट्रपति अभिभाषण की चर्चा को पारित कराना पड़ रहा है तो ये बड़ी शर्मनाक बात है विपक्ष के लिए। जहां विपक्ष का सहयोग सत्ता पक्ष को मिलना चाहिए था। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और किसी ने क्या खूब कहा है कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए और सूरत बदलने के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं। आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं, लेकिन यहां तो यह लगता है कि सिर्फ हंगामा करना ही विपक्ष का मकसद है और इसके पीछे कोई वो सूरत नहीं बदलना चाहते। देखिए 13 तक तो पहला फेज चल रहा, पराक्रम सबको पता है,
13 फरवरी तक पहला फेज है। ऐसे बहुत मौके आते विपक्ष के पास जब वो सत्ता पक्ष की नीतियों पर सवाल खड़े कर सकते थे तथा जो एक रचनात्मक सुझाव होता है उसे भी प्रस्तुत कर सकते थे। जैसा कि आपने देखा दूसरी तरफ अगर उच्च सदन की बात करें, राज्यसभा में कल कितनी अच्छी तस्वीर देखने को मिली जब जेपी नड्डा ने नेता सदन के तौर पर न सिर्फ राष्ट्रपति अभिभाषण में बताया कि किस तरह से उनकी सरकार ने लगातार काम किया और भविष्य की क्या योजना है, वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत साफ सुथरी भाषा में यह बताया कि राष्ट्रपति के जो अभिभाषण में क्या क्या मुद्दे थे और क्या क्या नहीं हो पाए। तो यह तो लोकतांत्रिक परंपरा में एक्सेप्टेंस है और इसको कहने का अधिकार विपक्ष को है, मौलिक अधिकार है उनको संवाद करने का, अपनी बात को रखने का। लेकिन यहां लोकसभा में तो तस्वीर बहुत अलग है, यानी कि संसद के एक सदन में तस्वीर अलग दिखती है जो कि सार्थक चर्चा के साथ आगे बढ़ती है चर्चा, और दूसरी तरफ आप देखें तो लोकसभा की तस्वीर भिन्न है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं और ये सिर्फ भारत की लोकतंत्र की तस्वीर भारत में नहीं बल्कि देश दुनिया में भी देखी जा रही है। कल लोकसभा अध्यक्ष ने बात करें या संसदीय कार्य मंत्री की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप जो कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है और पूरे देश के साथ पूरी दुनिया देख रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जवाबदेही बनती है। ऐसे में इनको समझना होगा कि इस तरह का बर्ताव कहीं नहीं है और नियम न तो सत्ता पक्ष के लिए अलग है न विपक्ष के लिए अलग है। बहुत संक्षेप में छोटे उत्तर के तौर पर जानना चाहूंगा। देखिए, बेहतर नहीं होता कि तस्वीर ऐसी होती जिसमें कि व्यवधान की बजाय, हंगामे के बजाय विपक्ष जो चाहता है वो गंभीर चर्चा के माध्यम से सदन में रखे, देश के सामने रखे, ताकि ये समझ में आए कि आखिर विरोध की बड़ी वजह क्या है। मतलब जो हंगामा वो कर रहे हैं उसके स्थान पर यदि वो गंभीर चर्चा के जरिए सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करते तो शायद देश भी समझ पाता कि उनके पीछे का उद्देश्य क्या है। निश्चित तौर पे विपक्ष के पास एक मौका होता है कि सरकार की नीतियों की अगर आलोचना करते हैं तो रचनात्मक सुधार के साथ करें, अपने सुझाव भी दें और बताएं कहां सरकार गलत है और कहां सही है और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो बेहतर यही होता कि हंगामा करने की जगह वो जो चाहते हैं उनको नियम परंपराओं के अनुसार एथेंटिक तौर पे बात रखते सदन में, जिससे न सिर्फ सत्ता पक्ष को समझ में आता कि हाँ इसमें इतनी कमी रह गई और हमें इसको सुधारना है, वहीं देश में भी विपक्ष की एक अच्छी तस्वीर जाती है जो कहीं ना कहीं एक जिद की वजह से, एक पार्टी के बड़े नेता और एलओपी की वजह से कहीं ना कहीं वो मैसेज गलत जा रहा है और इसके लिए सत्ता पक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष जिम्मेदार है और विपक्ष को अभी आत्ममंथन करने की जरूरत है। और मुझे लगता है अभी समझने में इनको समय लगेगा क्योंकि हंगामा लगातार लोकसभा में पराक्रम जारी है। बिल्कुल, देखिए, हमारा देश एक संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलता है और उस संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर संसद के अपने नियम हैं और वो नियमों के अनुरूप यदि सदन चलता है तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की एक नजीर पेश करता है। क्योंकि जब सदन की कार्रवाई चलती है तो उसमें हम देखते हैं कि लाखों रुपए पर मिनट वहां पर खर्च किए जाते हैं और ऐसे में ये जो गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो इस तरीके से बर्बाद होना वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ फिलहाल हम यहां पर समाचार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। बकाया डीए महंगाई भत्ता को लेकर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने महंगाई भत्ते से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि डीए पाना राज्य सरकारी कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है। संग्रामी जोधा मंच का आरोप है कि कर्मचारियों का डीए बकाया रखकर राज्य सरकार इस पैसे को लक्ष्मीर भंडार, क्लबों को दान खैरात और खेल मेलों में खर्च कर रही थी। पिछले 3 साल से बकाया डीए की मांग को लेकर संग्रामी जोधा मंच
शहीद मीनार पर धरना प्रदर्शन कर रहा था। मुख्यमंत्री ने डीए आंदोलन पर कटाक्ष भी कसा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने बकाया डीए भुगतान के मामले में 3 सदस्यीय नई कमेटी गठित करने का फैसला किया है। इससे पहले 2022 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रीय दर पर 31% डीए देने का आदेश दिया था। उस फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। पिछली 8 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन फैसला अब तक सुरक्षित रखा गया था। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 25% बकाया का भुगतान तुरंत करना होगा। अखिल भारतीय मूल्य वृद्धि महंगाई के फॉर्मूले का पालन करते हुए डीए देना होगा। साथ ही अदालत ने कहा कि 2008 से 2019 के हिसाब से बकाया डीए चुकाना होगा। हालांकि साल में 2 बार डीए देना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित समिति में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा सहित 2 अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। इसमें केंद्र सरकार के सीएजी भी शामिल रहेंगे। समिति राज्य सरकार के साथ चर्चा करके बकाया डीए देने का मामला तय करेगी। आज न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ के फैसले से आंदोलनरत सरकारी कर्मचारी खुश हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 1 माओवादी को मार गिराया है, जिसका शव मौके से बरामद कर लिया गया है। जवानों ने घटनास्थल से एक AK-47 हथियार भी जब्त किया है। फिलहाल दोनों ओर से रुक कर गोलीबारी जारी है और सुरक्षा बलों का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कार्रवाई इलाके में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद की गई। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।